आज बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उनकी रोज की आदत थी ना कि वे शाम को दफ्तर से निकलकर बिड़ला मंदिर जाते थे, तो आज बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का वे यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में नहीं लग पा रहा हूं, तो मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं उनका हालचाल पूछने, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर बाबू खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन तो हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। तो ये बात उनको बहुत ही बुरी लगी। पति पत्नी के बीच भी मतभेद रहते हैं। तो यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। उन्होंने मतलब यशोधर बाबू ने बचपन में कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर बाबू का पालन पोषण किया था। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। पत्नी का कहना है कि किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को उन्होंने अपनी आंखों देखी यादें बना डाला है। किशनदा ने दिल्ली आकर घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। तो इस तरह से मियाँ बीवी के बीच नोकझोंक चलती रहती है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में इस तरह से डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी ही तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी लिए हुए। तो यह छवि यशोधर बाबू के दिलो दिमाग में बनी हुई है किशनदा की। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य यानी कि प्रिय शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जनेऊ पुन्यू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना। तो ये जनेऊ पुन्यू क्या है? एक रस्म है जो कुमाऊं लोगों में होती है। तो जनेऊ बदलने के लिए घर में कुमाऊनियों को बुलाना, ये सारे कार्य पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं यानी कि इग्नोर करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार से दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, यह सब काम आप हम पे छोड़ दें, हम कर दिया करेंगे। तो एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब एक दूसरे से कहने लगे, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। घर में इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें नहीं देता,
क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उसके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में तमाम तरह के परिवर्तन वह अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। तो इस तरह से यशोधर बाबू अपने बच्चों से भी परेशान है। तो यशोधर बाबू सब्जी लेकर अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाई.डी. पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटके हुए थे। फिर उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली, बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। बालों में खिजाब लगाया हुआ था मतलब कलर किए हुए थे बाल। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी अच्छी तरह परिचित हैं। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this। परंतु उन्होंने केक खाया नहीं क्योंकि उसमें अंडा होता है। अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा वे पूजा में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अभी तक संध्या नहीं की है तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, और फिर वे पूजा करने चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती रहीं तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर यहां भी उन्हें किशनदा ही दिखाई दिए। यशोधर बाबू ने किशनदा से पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा अकेलेपन का राग ही अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। और इसी बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वे उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वे संध्या करने बैठे थे। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई।
कि वे गमछे में ही बैठक में आ गए। इस बात पर उनकी बेटी ने बहुत गुस्सा किया। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, यह कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई और उनकी आंखों में नमी आ गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। वे चाहते थे कि बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें, लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हों। तो यह थी कहानी। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को बखूबी दर्शाती हुई कहानी सिल्वर वेडिंग। तो आशा है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।